नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करेंगे। 9th क्लास में आपने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ा था। अर्थ के आधार पर बेटा वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो आज हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। तो हम वाक्य के भेदों को पढ़ें उससे पहले हम इसको जाने कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य क्या है। सार्थक पदों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके वाक्य कहलाता है। किसे कहते हैं वाक्य? सार्थक पदों का वह व्यवस्थित समूह, यानी कि ऐसा समूह, पदों का ऐसा समूह जो कि सार्थक हो और जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर ये वाक्य है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये एक वाक्य है और इसमें हमें उद्देश्य और विधेय को बताना है कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय इसमें कौन सा है। तो इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है बेटा? राम के बारे में। राम के बारे में वाक्य में बताया जा रहा है कि राम क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है। तो राम जो है वो वाक्य का उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है, बाकी का जो बचा हुआ भाग है ये विधेय है। यानी कि इस वाक्य में राम के बारे में बताया गया है तो राम उद्देश्य है और राम के बारे में जो कुछ भी बताया गया है वो विधेय है। एक होता है वाक्य रूपांतरण, जैसे हम सरल से वाक्य को संयुक्त में बदलेंगे, मिश्रित में बदलेंगे या मिश्रित से वाक्य को सरल में बदलेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये वाक्य रूपांतरण कहलाती है। वाक्य के किसी रूप या रचना विधान को दूसरे रूप या रचना विधान में परिवर्तित करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे हमने सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला, मिश्रित वाक्य में बदला, मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य में या सरल वाक्य में बदला। तो इस प्रकार वाक्यों का जो बदला जाना है वो वाक्य रूपांतरण कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसको सरल वाक्य कहते हैं, या जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ऐसा वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण है इसमें, सीता गाना गाती है। इस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया है या फिर इसमें एक ही उद्देश्य है सीता और एक ही विधेय है गाना गाती है। तो ये जो वाक्य है ये सरल वाक्य है। दूसरा होता है सरल वाक्य किसी भी योजक शब्द के द्वारा या अव्यय के द्वारा नहीं जुड़े हुए होते हैं। ये सरल होते हैं, साधारण होते हैं। दूसरा वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त जैसा नाम से ही स्पष्ट है इसमें भी कि संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। जब 2 या 2 से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़कर एक वाक्य की रचना करते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। कि जब 2 या 2 से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि ऐसा अव्यय जो उन वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ करके एक सरल वाक्य, एक वाक्य की रचना करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, विवेक दिन में नौकरी करता है और रात में पढ़ाई करता है। तो ये पूरा एक वाक्य है और जो वाक्य है ये और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 वाक्य हैं, विवेक दिन में नौकरी करता है, ये स्वतंत्र वाक्य है। इसको अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसी अन्य वाक्य की
का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसी प्रकार रात में पढ़ाई करता है, तो ये भी विवेक के बारे में ही बताया गया है। तो इसमें ये जो दूसरा वाक्य है ये भी अपने आप में अपना जो अर्थ है वो स्वयं पूर्ण कर रहा है, इसको भी किसी दूसरे वाक्य का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो संयुक्त वाक्य होता है उसमें दो वाक्य होते हैं और दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हैं, कोई भी वाक्य एक दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं होता है। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य किन किन अवयवों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं? और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, मगर, या, अथवा, इसलिए, अतः, अन्यथा, वरना, नहीं तो। इन समुच्चय बोधक अवयवों से जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो जुड़े होते हैं, यानी कि इनको देखते भी पहचाना जाता है कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य तो होता ही है, सरल वो तो किसी अव्यय से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन संयुक्त वाक्य अगर इनमें से कोई अव्यय है तो हम देखते ही पहचान लेंगे कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य के चार भेद होते हैं: संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य और परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। अगला वाक्य होता है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य होता है वो स्वतंत्र होता है, उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य किसी अव्यय के द्वारा, समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं, लेकिन दोनों स्वतंत्र होते हैं, उनमें किसी को एक दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है, एक तो मुख्य वाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य, और जो अन्य वाक्य होते हैं वो उस प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं। ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इसमें जो मुख्य वाक्य होता है वह सरल होता है, पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है और अपना अर्थ स्वयं स्पष्ट करने में समर्थ होता है। इसके अलावा जो आश्रित उपवाक्य होता है वह प्रधान उपवाक्य की पुष्टि करता है, उसका समर्थन व उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तो इसमें एक उदाहरण है कि जो घड़ी आपने दी थी वह खो गई। तो इसमें कौन सा वाक्य है? ये मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य क्यों है? क्योंकि जो से इसकी पहचान हो रही है, जो समुच्चय बोधक अव्यय है ये मिश्रित वाक्य का समुच्चय बोधक अव्यय है। तो एक तो इससे इसकी पहचान हो गई, दूसरा वाक्य है और मतलब वाक्य का हमें पता चल गया कि ये मिश्रित वाक्य है। लेकिन इसमें हम प्रधान और आश्रित उपवाक्य को कैसे अलग अलग करेंगे? हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाक्य है, इसमें ये प्रधान है या आगे वाला वाक्य प्रधान वाक्य है? तो ये जो वाक्य है, जो घड़ी आपने दी थी, इसमें वह खो गई जो वाक्य है वो प्रधान है। अब वो क्यों है? मिश्रित वाक्यों में प्रधान और आश्रित उपवाक्यों के बारे में जानने के लिए हमें मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलकर देखना चाहिए। और जब हम मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे तो जिस वाक्य की क्रिया बदल जाती है वो आश्रित उपवाक्य होता है और जिसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता वो प्रधान वाक्य होता है। अब ये वाक्य है, जो घड़ी आपने दी थी वह खो गई, इसको हम सरल वाक्य में बदलेंगे, आपके द्वारा दी गई घड़ी खो गई। तो इसमें जो खो गई क्रिया है वो इसकी, यानी कि इधर वाला जो वाक्य है इसमें भी खो गई क्रिया है और जब हम इसको सरल वाक्य में बदलते हैं तो इसकी भी क्रिया जो खो गई है वो जो कि त्यों रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए ये वाक्य कौन सा हुआ? प्रधान वाक्य हो गया। और इधर वाला जो वाक्य है आपने दी थी,
यहाँ पर दी थी जो क्रिया है इसका हो गया दी गई, तो इसकी क्रिया में परिवर्तन हो गया। तो जिस वाक्य की क्रिया में परिवर्तन हो जाता है वो आश्रित उपवाक्य होता है, और जिसकी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता वो प्रधान उपवाक्य कहलाता है। इसके अव्यय जो होते हैं प्रधान, ये मिश्रित जो वाक्य होते हैं उस वो, की, जो, जिस, जहां, तो, जैसे, क्योंकि आदि समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए होते हैं। और मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जो इसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं उनके 3 भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जो संज्ञा उपवाक्य होते हैं उसमें पूरा उपवाक्य संज्ञा का कार्य करता है। विशेषण उपवाक्य में जो उपवाक्य होता है वो विशेषण का कार्य करता है, और क्रिया विशेषण उपवाक्य में जो उपवाक्य होता है वो क्रिया की विशेषता बताने का यानी कि क्रिया विशेषण का कार्य करता है।